अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प और इल्म से भरपूर किताब के बारे में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसे लिखा है जेम्स वाइनब्रैंड ने। ये किताब 2009 में न्यूयॉर्क की इन्फोबेस पब्लिशिंग ने पब्लिश की थी और इसका मकसद है पाकिस्तान की पूरी तारीख को एक मुख्तसर लेकिन समझदार अंदाज में समझाना। जेम्स वाइनब्रैंड ने इस किताब में बताया है कि पाकिस्तान की कहानी सिर्फ 1947 से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि हजारों साल पुरानी तहजीबों से जुड़ी हुई है। सिंध और इंडस वाली सिविलाइजेशन से लेकर इस्लामिक एम्पायर्स, मुगल दौर, ब्रिटिश राज और आखिर में आज़ादी का सफ़र, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस किताब में समझाया गया है। राइटर ने यह भी हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री सिर्फ जंगों और सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक मुल्क के जज्बे, मजहब और कौमियत की कहानी है। किताब में उन दौरानों को भी एक्सप्लोर किया गया है जब पाकिस्तान ने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए, जैसे मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिलीजन और डेमोक्रेसी के दरमियान स्ट्रगल। अगर आप पाकिस्तान के गुजरे हुए वक्तों को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हम आज इस मुकाम पर क्यों हैं, तो ये किताब एक परफेक्ट शुरुआत है। आज हम पाकिस्तान की कहानी के सबसे पहले सफ़र पर निकल रहे हैं। वो सफ़र जो हमें वापस ले जाता है हज़ारों साल पहले, जब ना पाकिस्तान था, ना कोई बॉर्डर, सिर्फ ज़मीन थी और उस ज़मीन पर ज़िंदगी के पहले निशान। ये चैप्टर है द लैंड एंड इट्स अर्ली हिस्ट्री। जेम्स वाइनब्रैंड कहता है, अगर हम पाकिस्तान को समझना चाहते हैं तो हमें उस मिट्टी की कहानी सुननी होगी जहाँ से इंसानी सभ्यता ने अपनी पहली सांस ली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तहजीब का जन्म। सोचो ज़रा, तकरीबन 2500 बीसीई में, जब दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग अभी शिकार करते थे, उस वक्त इंडस वैली में लोग शहर बसा चुके थे। उनका निज़ाम इतना तरक्की याफ्ता था कि उनके शहर जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सीधी सड़कों, प्लांट नालियों और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से भरे हुए थे। एक सिस्टम जहां हर घर से पानी और गंदा पानी अलग अलग जाता था। इमेजिन करो, 4000 साल पहले लोग अर्बन प्लानिंग कर रहे थे। वाइनब्रैंड कहता है, ये लोग शायद वर्ल्ड के पहले सिविल इंजीनियर्स थे। उनके घर सनबेक ब्रिक से बने थे और कुछ घरों में तो बाथरूम्स और वेल्स भी थे। लेकिन सिर्फ शहर नहीं, उनका कल्चर भी अजीब और पुरस्रार था। उनके पास अपनी लिखाई का सिस्टम था, इंडस स्क्रिप्ट, जो आज तक पूरी तरह समझा नहीं गया। उस स्क्रिप्ट के सिंबल्स हर मोहर, पॉट और दीवार पर मिलते हैं, जैसे हर सिंबल अपनी खामोश जबान में कहता हो, हम यहाँ थे, हमने सब शुरू किया था। वाइनब्रैंड लिखता है कि इंडस वैली के लोग जंगजू नहीं, बल्कि ताजिर और क्राफ्ट्समैन थे। उनका रॉ मटेरियल मेसोपोटामिया तक जाता था और वहाँ से चीज़ें यहाँ आती थी। यानी पाकिस्तान की ज़मीन तब भी दुनिया से जुड़ी हुई थी, एक ट्रेड हब के तौर पर। सबसे अजीब बात यह है कि उनकी सोसाइटी में कोई किंग या आर्मी का सबूत नहीं मिलता। मतलब वो लोग अमन और बराबरी पे यकीन रखते थे। एक ऐसी सोसाइटी जहां इंसाफ और सिस्टम अपनी जगह मजबूत था, ये पाकिस्तान के पहले सिविल कोड की मिसाल थी। लेकिन हर तहजीब की तरह ये तहजीब भी एक दिन ढल गई। वाइनब्रैंड लिखता है कि तकरीबन 1900 बीसीई के बाद मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के शहर धुंधले पड़ने लगे। क्या हुआ? शायद नदियों का रास्ता बदल गया, शायद क्लाइमेट बदला, या शायद कुछ और तहजीबों का दबाव बढ़ गया। जो भी हुआ, धीरे धीरे लोग ये शहर छोड़कर चले गए। उनके बाद बस रह गई मिट्टी में छुपी कहानियाँ और वो मोहरें जिन पर लिखा था इंसानियत का सबसे पहला सबक, तामीर और सुलह। फिर इस ज़मीन पर आए आर्यंस, जिनका आना साउथ एशिया का नया दौर शुरू करता है। उनके साथ आई संस्कृत लैंग्वेज, वैदिक कल्चर और हिंदू धर्म के बुनियादी अकीदे। वाइनब्रैंड कहता है कि आर्यंस ने सोसाइटी को कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी पहली दफ़ा इंसानों के दरमियान ऊंची नीची सोच का बीज बोया गया। यही सिस्टम बाद में पूरी साउथ एशिया की हिस्ट्री पर असरअंदाज हुआ। लेकिन ये ज़मीन, जो हमारी आज की पाकिस्तान है, सिर्फ एक पैसिव ग्राउंड नहीं थी, ये मेल्टिंग पॉट थी, जहाँ नए लोग आए, नए ख्यालात लाए और हर नई तहजीब ने इस मिट्टी को और गहरा रंग दिया। जेम्स वाइनब्रैंड लिखते हैं, पाकिस्तान का इलाका सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जिंदा किताब है। हर पत्थर एक कहानी कहता है और ये बात बिल्कुल सच लगती है।
अगर हम मोहनजोदारो की खामोश गलियों में चलें तो ऐसा लगता है जैसे हवा अब भी उन लोगों की सांस लेकर गुजर रही हो, जैसे कह रही हो कि यहाँ सब शुरू हुआ था और सब यहीं से बदला। यानी पाकिस्तान का असल वजूद सिर्फ 1947 से नहीं, बल्कि उस वक्त से शुरू होता है जब इंसानी जिंदगी ने अपना पहला शहर बसाया था, जहां साबका तहजीबों ने मिलकर इस मिट्टी को रूह दी, और ये रूह आज भी हम सब में जिंदा है। Chapter 2 Inroads of Armies and Ideas 500 BCE to 700 CE। आज हम पाकिस्तान की कहानी के दूसरे सफ़र पर निकले हैं। एक ऐसा दौर जो सिर्फ जंगों का नहीं बल्कि आइडियाज़, मज़ाहिब और इंसानी सोच के बदलने का दौर था। चैप्टर का नाम है इनरोड्स ऑफ आर्मीज़ एंड आइडियाज़ 500 BCE to 700 CE। और विनब्रांड कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान का इलाका एक क्रॉस रोड्स बन गया था, जहां से हर तरफ से लोग, फौजें और नई सोचें गुजर रही थी। सबसे पहले आते हैं मौर्यन एम्पायर 321 BCE के निशान। इसका बानी था चंद्रगुप्ता मौर्य, जिसका इंपीरियल तक्षशिला तक फैला हुआ था, जो आज के रावलपिंडी के करीब है। लेकिन असली असर आया जब उसका पोते अशोका द ग्रेट ने हुकूमत संभाली। अशोका ने जंगों से तंग आकर बुद्धिज्म अपनाया और अपने इंपीरियल में अमन और इंसाफ का पैगाम फैलाया। उसने पाकिस्तान के इलाके में बुद्धिस्ट स्टूपास, मोनेस्ट्रीज और लर्निंग सेंटर्स बनवाए, स्पेशली तक्षशिला में। तक्षशिला उस वक्त का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी। दुनिया भर के तालिब-इल्म यहाँ आते थे फिलॉसफी, मेडिसिन, मैथ्स और बुद्धिस्ट थॉट सीखने। सोचो ज़रा, रावलपिंडी के नज़दीक वो ज़मीन जहाँ आज हम ऑफिस और ट्रैफिक देखते हैं, कभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग यूनिवर्सिटी का मरकज़ थी। अशोका के बाद यहाँ पर्शियन एम्पायर और फिर ग्रीक असरात आए। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब पंजाब में कदम रखा तो उसके साथ ग्रीक कल्चर भी आया, फिलॉसफी, आर्ट और आर्किटेक्चर। विनब्रांड कहता है कि ग्रीक असरात सिर्फ जंग तक महदूद नहीं थे, उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को नई सोच दी। स्कल्पचर और पेंटिंग में गंधारा आर्ट का जन्म इसी मिक्सिंग से हुआ। ग्रीक स्टाइल फेसेस लेकिन बुद्धिस्ट सब्जेक्ट्स। ये आर्ट पेशावर और स्वाट के इलाकों में अब भी मौजूद है, जहां बुद्धा के चेहरे में ग्रीक आंखें और लोकल रूह दिखाई देती है। 500 BCE से 0 AD तक पाकिस्तान बुद्धिज्म का सेंटर था। तक्षशिला, स्वात और खैबर के माउंटेन्स में हंड्रेड्स ऑफ मॉनेस्ट्रीज बन गए थे। लोग चाइना, तिब्बत और जापान तक ये टीचिंग्स ले गए। बुद्धिज्म का पैगाम था, इंसान के अंदर से बुराई निकालो, बाहर से नहीं। और ये पैगाम इस ज़मीन के मिजाज से मिलता था, सब्र, टॉलरेंस और दिल की सफाई। 1st सेंचुरी AD में कुशान एम्पायर आया। उनका सबसे मशहूर बादशाह था कनिष्का, जो बुद्धिज्म का सपोर्टर था। उसने गंधारा आर्ट और लिटरेचर को एक नई जान दी। कुशान दौर में पाकिस्तान का इलाका ट्रेड का मरकज़ बना। चाइना के सिल्क रूट से लेकर रोमन एम्पायर तक का सामान यहाँ से गुजरता था। सोचो, पेशावर और तक्षशिला एक वक्त में रोम और चाइना के बीच का लिंक थे। हर कौम का असर यहाँ छोड़ा। आर्ट, लैंग्वेज और फेथ सब मिक्स हो गए। इस दौर में ज़ोरोएस्ट्रियन और हिंदू अकीदे भी फैले। फायर वर्शिप और ब्राह्मण कल्चर ने पंजाब और सिंध में असर दिखाया। क्रिश्चियनिटी भी ट्रेड रूट्स के थ्रू आई, लेकिन ज़्यादा असर नहीं कर सकी। फिर भी ये सब मजहब मिलकर इस ज़मीन को एक ओपन सोसाइटी बनाते गए। 5th सेंचुरी AD में आए वाइट हंस, जो सेंट्रल एशिया से उतरे और बुद्धिस्ट शहरों को लूट लिया। तक्षशिला जल गया, मोनेस्ट्रीज तबाह हो गए। विनब्रांड लिखता है कि ये वो वक्त था जब इल्म और अदब का निज़ाम गिर गया। लेकिन हंस के बाद भी यहाँ के लोगों ने दोबारा अपनी ज़िंदगी बनाई। कुछ बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म में मिल गया, कुछ लोकल बिलीफ्स के साथ मिक्स हो गया। यानी हर तबाही के बाद इस ज़मीन ने फिर से अपना रंग पैदा किया। विनब्रांड कहता है कि 7th सेंचुरी AD के आखिर तक अरब वर्ल्ड में इस्लाम उभर चुका था और इसके पैगाम की लहरें सिंध और बलूचिस्तान तक पहुंचने लगी थी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान के इलाके में स्पिरिचुअल और कल्चरल रेवोल्यूशन का रास्ता बन गया था। हर कौम और मजहब का असर मिलकर इस ज़मीन को तैयार कर रहा था इस्लाम के आने वाले दौर के लिए। अगर हम सोचें तो 500 BCE से 700 CE तक ये ज़मीन कभी सुस्त नहीं। कभी ग्रीक, कभी पर्शियन, कभी इंडियन, कभी सेंट्रल एशियन असरात, सब ने इसको शेप किया। लेकिन ये ज़मीन ने हर बार सबको अपनाया और अपनी पहचान बनाई। विनब्रांड कहता है कि पाकिस्तान का असल किरदार इसी दौर में बनता है,
एक ब्रिज जहां ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं और हर नई सोच यहां से गुजरकर दुनिया को असर करती है। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का पैगाम ये है कि पाकिस्तान की ज़मीन सिर्फ जंगों का मैदान नहीं थी, ये आइडियाज़, मज़ाहिब और इंसानियत के फ्यूजन का घर थी। यहाँ से जो सोच निकली वो पूरी दुनिया तक गई, और यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी एक कल्चरल कॉरिडोर है, जहाँ पुरानी तहजीबों की रूह और नए ख्यालात की ताकत एक साथ जिंदा है। चैप्टर 3 द कमिंग ऑफ इस्लाम 700 to 1526। आज हम पाकिस्तान की तारीख के सबसे रोशन और रूह परवार दौर में कदम रखते हैं, वो दौर जहां नूरे इस्लाम इस ज़मीन तक पहुंचा। ये कहानी सिर्फ फ़ौजों की नहीं, ये रूहानी सफ़र है, एक ऐसी रोशनी का सफ़र जो दिलों में उतर गई। सवाल उठता है, इस्लाम यहाँ कैसे आया? क्या तलवार के ज़रिए या दावत के ज़रिए? जेम्स वाइन ब्रांड लिखता है कि इस्लाम पहली दफ़ा साउथ एशिया में 7वीं सेंचुरी के आखिर में आया, जब अरब ट्रेडर्स और सेलर्स सिंध के बंदरगाहों तक पहुंचे। समुंदर के किनारे, जहां आज कराची के करीब के इलाके हैं, अरब ताजिरों ने मुसलमान होना प्राउडली दिखाया। उनके इखलाक, इंसाफ और सच्चाई ने लोगों के दिल जीत लिए। यहाँ के लोग हैरान थे, ये कौन लोग हैं जो अपनी इबादत में इतने खुलूस से झुकते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो खुद पे यकीन रखते हैं। फिर वक्त ने मोड़ लिया। ईयर 711 CE, बसरा से एक जवान फौजी निकला, मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 17 साल का, मगर जज्बा ऐसा कि इम्तहान भी डर गया होगा। वाइन ब्रांड लिखता है कि अरब सुल्तान ने उसे भेजा ताकि वो उस जुल्म का जवाब दे जो अरब ताजिर और औरतों के साथ हुआ था जब उनकी कश्तियां सिंध में लूटी गई थीं। लेकिन ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये इंसाफ और अमन का पैगाम लेकर आने वाली तहरीक थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर से मुकाबला हुआ। इतिहास के सफ़े कहते हैं कि जब कासिम ने फतेह हासिल की तो उसने बदला नहीं लिया, उसने इंसाफ दिया। हिंदू, बुद्धिस्ट और मुसलमान सबको अपने मज़ाहिब पर अमल करने की इजाज़त दी। और ये था इस्लाम का असल पहला पैगाम, इंसाफ, बर्दाश्त और एक खुदा पर यकीन। यही वजह थी कि लोगों ने सिंध को कहा बाबुल इस्लाम, यानी इस्लाम का दरवाज़ा। इस धरती पर इस्लाम ने पहली दफ़ा अपनी जड़ें जमाईं। मस्जिदें बने, मदारिस खुले और अरबी लिखाई फैलने लगी। लेकिन सबसे गहरी तब्दीली थी सोच में। लोगों ने समझा कि हुकूमत सिर्फ ताकत से नहीं, इंसाफ से होती है। वाइन ब्रांड कहता है कि अरब हुक्मरानों ने यहाँ लोकल लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे, और यही टॉलरेंस साउथ एशिया के कल्चर की बुनियाद बनी। जंगों का दौर ख़त्म हुआ, लेकिन इस्लाम का सफ़र सिर्फ शुरू हुआ था। अब आए सूफ़ी सेंट्स, जिन्होंने दिलों को जीता, ना कि सिर्फ शहरों को। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी, लाल शहबाज कलंदर, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ये वो रूहानी शख्सियात थीं जिन्होंने इस्लाम का पैगाम मोहब्बत और इंसानियत के ज़रिए फैलाया। वाइन ब्रांड लिखता है कि सूफ़ीज़ ने इस्लाम को इस कदर जेंटल और करीब बना दिया कि लोग अपने दिल से मुस्लिम हुए, तलवार से नहीं। उनका मैसेज था कि खुदा तक का रास्ता इंसान के दिल से गुजरता है। उनके मज़ार, उनके कलाम, उनके गीत आज भी पाकिस्तान के कल्चर में धड़कते हैं। फिर आया दिल्ली सल्तनत का दौर 1206 to 1526। ये वो वक्त था जब तुर्क और अफ़गान रूलर्स ने साउथ एशिया में अपनी सल्तनत बनाई थी। उनके अंदर भी इस्लाम था, लेकिन साथ ही गवर्नेंस और इल्म का दौर भी आया। वाइन ब्रांड कहता है कि इस वक्त तक इस्लाम सिर्फ रिलीजन नहीं, एक सिविलाइजेशन बन चुका था। नए शहर बने, मदरसे और लाइब्रेरीज खुलीं, अरबी और पर्शियन साइंस और लिटरेचर साउथ एशिया में आई। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के आइडियाज़ यहाँ के इल्म में घुल मिल गए। और हाँ, यही दौर था जब उर्दू ज़बान की पहली कोशिश हुई, जिसमें अरबी, पर्शियन और लोकल भाषा मिल गई। इसे हम पाकिस्तान की पहली कल्चरल पहचान कह सकते हैं। अब 700 से 1526 का दौर मुकम्मल होता है। इस 800 साल के सफ़र में इस्लाम ने पाकिस्तान के इलाके में एक रूहानी, सियासी और सकाफ़ती निज़ाम दिया।
वाइन ब्रांड लिखता है कि ये दौर ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, क्योंकि इस्लाम ने लोगों को एक नया सेंस ऑफ यूनिटी और पर्पस दिया। सोचो, एक ज़मीन जहाँ पहले 10-10 कौमें अलग थीं, अब एक खुदा, एक किताब और एक कौम के कॉन्सेप्ट ने सबको जोड़ दिया। और यही वो जज्बा था जो आगे चलकर 1947 के पाकिस्तान मूवमेंट तक जिंदा रहा। तो आज हम पाकिस्तान की तारीख के सबसे शानदार और रोशन दौर में कदम रखते हैं, मुग़लों का दौर। यानी वो वक्त जब साउथ एशिया एक ऐसी सुल्तनत का मरकज़ बना जहां से इल्म, हुनर और तहज़ीब की रोशनी चारों तरफ फैल गई। ये दौर था 1526 से 1739 तक, और जेम्स वाइन ब्रांड कहता है, मुग़ल एम्पायर ने उस सोसाइटी को बनाया जहां से मॉडर्न साउथ एशिया का ख्वाब पैदा हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक जवान फौजी से, ज़ाहिरुद्दीन बाबर से। वो फरगना यानी आज का उज़्बेकिस्तान से आया, एक छोटी सी फौज लेकर, मगर एक बड़ा ख्वाब लेकर। वाइन ब्रांड लिखता है, बाबर के पास कुछ हजार ही सिपाही थे, लेकिन उनके पास था तूफानों जैसा जज्बा और बारूद की ताकत। उस वक्त हिंदुस्तान पर लोदी सल्तनत हुकूमत कर रही थी, और पानीपत के मैदान में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। यही था वो लम्हा जहां से मुग़ल दौर शुरू हुआ। बाबर ने लिखा था अपनी डायरी बाबरनामा में, मुझे इस ज़मीन की खुशबू ने जीत लिया। उसने लिखा कि ये धरती ज़रखेज़ है, लोग मेहनती हैं और यहाँ एक नई तहज़ीब बन सकती है। बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, लेकिन किस्मत ने उसे आजमाइश दी। अफगान रूलर शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। वाइन ब्रांड कहता है कि ये दौर मुग़लों के लिए सबक था। पावर से ज़्यादा ज़रूरी है स्टेबिलिटी और प्लानिंग। फिर ईरान के शाह ने मदद की और हुमायूं वापस आया अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने, लेकिन थोड़े अरसे बाद गिर कर वफात पा गया। उसके बाद ताज गया उस जवान शहजादे के पास जो मुग़ल हिस्ट्री का सबसे रोशन सितारा बना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दोस्तों, वाइन ब्रांड लिखता है कि अकबर का दौर मुग़ल एम्पायर का दिल था। सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर ने ताज संभाला और उसने अपनी ताकत से ज़्यादा अपनी सोच से दुनिया जीती। उसने जंगों के बजाय सुलह और इंसाफ का निज़ाम बनाया। हिंदू और मुस्लिम दोनों उसकी हुकूमत में इज्जत से रहते थे। उसने टैक्स रिफॉर्म्स किए, नई ज़बान और तालीम का निज़ाम बनाया। सबसे बड़ी बात, उसने दीन इलाही का कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसी सोच जहां इंसानियत, सच्चाई और खुदा की मोहब्बत सबसे ऊपर थी। अकबर के दौर में लाहौर, मुल्तान और ठट्टा जैसे शहर इल्म और फ़न के मरकज़ बन गए। उसने फतेहपुर सीकरी बनाया, एक शहर जो उसके ख्वाब का निशान था। अकबर ने सिर्फ मुल्क नहीं बनाया, उसने लोगों के दिलों में एक नया यकीन पैदा किया कि मुसलमान और हिंदू एक मुल्क के 2 रंग हो सकते हैं। अकबर के बाद आया जहांगीर, एक रूलर जिसे फ़न, हुस्न और अदल दोनों से प्यार था। उसकी हुकूमत में नूरजहां का बहुत असर था, एक ऐसी औरत जो अक्ल, सियासत और हुस्न का संगम थी। नूरजहां साउथ एशिया की पहली औरत थी जिसे सल्तनत में असली पावर मिली। जहांगीर के दौर में मुग़ल आर्ट और पेंटिंग का उरूज हुआ। लाहौर के बाग, शालीमार गार्डन्स और उनके महल आज भी उस तहज़ीब का निशान है। फिर आया शाहजहां। उसका दौर मुग़ल एम्पायर का सोना दौर था। उसने ताकत, इमारत और मोहब्बत को एक साथ जिया। शाहजहां के दौर में आर्किटेक्चर ने वो बुलंदी छुई जो दुनिया ने कभी नहीं देखी। उसका सबसे बड़ा तोहफ़ा था ताजमहल, एक ऐसी इमारत जो मोहब्बत का पैगाम बन गई। उसने लाहौर में शाहजहां मॉस्क और शालीमार गार्डन्स को और भी संवारा। इस वक्त लाहौर एक कल्चरल कैपिटल था, जहां से ट्रेड और आर्ट दोनों चलते थे। लेकिन जैसे हर उरूजो ज़वाल होता है, सल्तनत में अंदर से दरारें आने लगी थीं। शाहजहां के बाद आया औरंगज़ेब आलमगीर, एक रूलर जो ईमानदार था लेकिन सख्त मिजाज।
उसने इस्लाम के निज़ाम को मजबूत करना चाहा, मगर उसकी सख्ती ने कुछ लोगों के दिल तोड़ दिए। औरंगज़ेब ने एम्पायर को ज़्यादा लंबा किया, मगर उसके अंदर से कमज़ोर कर दिया। उसने 50 साल तक हुकूमत की, लेकिन आखिर में मुग़ल एम्पायर अंदर से थक गया। जंगों और टैक्स बर्डन ने अवाम को थका दिया। फिर नए खतरे उभरने लगे, मराठास, सिख्स और फिर यूरोप से ईस्ट इंडिया कंपनी। औरंगज़ेब के वफ़ात के बाद मुग़ल एम्पायर टूटने लगा। बादशाहों के बीच ताकत की जंग हुई और 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली लूट ली। वाइनब्रैंड लिखता है, मुग़ल एम्पायर का ख्वाब वहीं धुंधला गया जहां से वो शुरू हुआ था। ताकत तो थी, लेकिन एकता ख़त्म हो गई थी। लेकिन मुग़ल दौर ख़त्म नहीं हुआ, उसकी विरासत जिंदा रही। उस दौर ने पाकिस्तान के इलाके को दिया उर्दू ज़बान का निज़ाम, आर्ट और आर्किटेक्चर का जादू, इंसाफ और अमन का आइडियल, और एक तहज़ीब जहां दीन और दुनिया साथ चलते हैं। वाइनब्रैंड कहता है, द मुग़ल्स डिड नॉट जस्ट रूल, दे टॉट साउथ एशिया हाउ टू ड्रीम। The British arrive 1739 to 1857। आज हम उस मोड़ पर हैं जहां पाकिस्तान की धरती ने सबसे बड़ी तब्दीली महसूस की। एक नई ताकत का आना जो दोस्तों के रूप में आई लेकिन हुकूमत करने लगी, द ब्रिटिश एम्पायर। ये दौर था 1739 से 1857 तक, और जेम्स वाइनब्रैंड लिखता है, जब मुगल्स के ताकत के तारे डूब रहे थे, उस वक्त यूरोप से एक नई रोशनी नहीं, एक नई छांव आ रही थी जो धीरे धीरे सब कुछ अपने रंग में रंगने वाली थी। दोस्तों, जब औरंगज़ेब आलमगीर का दौर खत्म हुआ, मुगल सल्तनत अंदर से कमज़ोर हो चुकी थी। शहजादों के दरमियान तकरार, जंगे और करप्शन ने एक मजबूत एम्पायर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस बेचैनी के दौर में यूरोप में एक नया सूरज उभर रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर। वहाँ के लोग मशीन्स, शिप्स और साइंस में आगे बढ़ रहे थे, और इन सब में सबसे आगे थे ब्रिटिश। वाइनब्रैंड लिखता है, ब्रिटेन ने पहले समंदर जीता, फिर दुनिया, और इस जीत का पहला निशाना बना साउथ एशिया, जहां मुगल ताकत के खाली मकाम को भरने का मौका था। 1750s के दौर में एक कमर्शियल कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आई थी सिर्फ तिजारत के लिए। उनका कहना था, हम मसालों, कपड़ों और चाय के लिए आए हैं। ट्रेड के पीछे हुकूमत का प्लान छिपा हुआ था। कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अपने सेंटर्स बनाए। थोड़े वक्त में उनके पास अपनी फौज, अपना कानून और अपना निज़ाम था, और मुगल एम्परर्स सिर्फ नाम के बादशाह रह गए। लाहौर, मुल्तान, सिंध और पंजाब के लोकल रूलर्स कंपनी के प्रेशर में आने लगे। वाइनब्रैंड लिखता है कि ब्रिटिश ने एक छोटी फौज से डिवाइड एंड रूल का निज़ाम बनाया, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके अपना राज कायम किया। 1757 का साल, बैटल ऑफ प्लासे। सिराजुद्दौला बंगाल का रूलर था, और रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज से उसे हरा दिया। ये जंग साउथ एशिया के लिए टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि उस दिन से इंडिया और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश के हाथ में चले गए। वाइनब्रैंड कहता है, एक जंग ने मुगल एम्पायर का दौर खत्म और ब्रिटिश राज का दौर शुरू कर दिया। कंपनी अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं रही थी, अब वो हुकूमत थी, और इस हुकूमत के पीछे नाइंसाफी भी थी और निज़ाम भी। ब्रिटिश के आने से सब कुछ बदल गया, तालीम, ज़बान और कल्चर तक। अंग्रेज़ी ज़बान को अहमियत मिलने लगी और उर्दू और फ़ारसी पीछे रह गई। मिशनरीज़ ने क्रिश्चियनिटी का पैगाम फैलाना शुरू किया, लेकिन मुसलमान और हिंदू दोनों अपनी पहचान के लिए बेचैन हो गए। वाइनब्रैंड कहता है, ब्रिटिश हुकूमत ने सोसाइटी को मॉडर्न बनाया, लेकिन उसके साथ लोगों में नफ़रत और गुमराही भी पैदा की। रेलवे, पोस्टल सिस्टम और स्कूल्स बने, लेकिन साथ ही आइडेंटिटी क्राइसिस भी आया। लोगों ने सोचना शुरू किया, आखिर हम कौन हैं, कहाँ के हैं, किसका निज़ाम सही है। ब्रिटिश रूल में एक नया लीगल सिस्टम बना जो कागज़ पर इंसाफ का निशान था, लेकिन असल में जुल्म का जरिया। ज़मींदार सिस्टम आया, जहां गरीब किसान अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे। टैक्सेस बढ़ गए और ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों के पसीने से अपने मुल्क के कारखाने चलाए। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया से सोना खोदा, लेकिन अवाम के दिलों से उम्मीद भी छीन ली। लेकिन हर जुल्म का अंत होता है। 1857 में दिल्ली, लखनऊ, मेरठ और लाहौर में एक आग भड़की, जिसे हम कहते हैं द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या ब्रिटिश वर्जन में द सीपॉय म्यूटनी। रीज़न, फौजियों के कार्ट्रिजेस पर सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नाजायज़ थी। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था, असल वजह थी जुल्म, नाइंसाफ़ी और खुद मुख्तारी का जज्बा। बहादुर शाह जफ़र, मुगल बादशाह, इस इनकलाब का सिंबल बन गया। उसने कहा, अब हम अपने ज़मीन, अपने ईमान और अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने इस बगावत को खून में डुबा दिया।
हजारों लोग शहीद हुए और मुगल दौर का आखिरी दीपक भी बुझ गया। 1857 के बाद ब्रिटिश ने कंपनी रूल खत्म करके पूरी हुकूमत अपने ताज के नीचे ले ली और इस तरह द ब्रिटिश राज का आगाज हुआ। ये दौर खत्म होता है, लेकिन यहाँ से एक नई सोच जन्म लेती है, मुस्लिम आइडेंटिटी और सेल्फ रूल की। ब्रिटिश राज ने मुसलमानों को ये सबक दिया कि अगर अपनी पहचान बचानी है तो अपना निज़ाम, अपना मुल्क और अपनी तालीम ज़रूरी है। यही सोच आगे चलकर सर सैयद अहमद खान, अलामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक पहुंची। उन्होंने ये रोशनी एक मूवमेंट में बदली जो आखिरकार पाकिस्तान की बुनियाद बनी। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1957 to 1947। आज हम उस सफ़र पर हैं जहां से पाकिस्तान का ख्वाब शुरू हुआ था। एक ख्वाब जो खून, दर्द, जज्बा और उम्मीद से लिखा गया था। ये कहानी है उन लोगों की जो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते थे और इस मोहब्बत के लिए जान तक दे दी। 1857 की जंग के बाद ब्रिटिश राज ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। कंपनी रूल खत्म हुआ और क्वीन विक्टोरिया ने ताज अपने सर पर ले लिया। दोस्तों, ब्रिटिश के लिए यह ऑर्डर एंड प्रोग्रेस का दौर था, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए यह सन्नाटा और जुल्म का दौर था। मुसलमान जो मुगल एम्पायर का हिस्सा थे, सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। ब्रिटिश ने मुसलमानों को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया, उन्हें बगावत का जिम्मेदार समझा। तालीम से दूर कर दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया और हुकूमत के हर दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। लेकिन हर जुल्म एक सोच को जन्म देता है। इस दौर में एक शख्स उभर कर आया, सर सैयद अहमद खान। अगर मुसलमान दोबारा उठना चाहते हैं तो तलवार से नहीं, तालीम से उठें। सर सैयद ने मुसलमानों के जहन में मॉडर्न सोच और सेल्फ रिस्पेक्ट का बीज बोया। उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज बनाया और लोगों को अंग्रेजी तालीम हासिल करने के लिए मोटिवेट किया। ये उनका तरीका था ब्रिटिश रूल को समझने और अपनी पहचान बचाने का। सर सैयद ने हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को समझाया और कहा कि अगर मुसलमान मेजॉरिटी हिंदू सोसाइटी में मिल गए तो उनकी पॉलिटिकल पहचान खो जाएगी। यही सोच बाद में टू नेशन थ्योरी का पहला बीज बनी। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पहले ब्रिटिश से रिफॉर्म्स मांगती थी, आज़ादी नहीं, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू लीडर्स थे। मुसलमान महसूस करने लगे कि उनके मसाइल और आवाज़ को इग्नोर किया जा रहा है। इसी वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम हुआ। ढाका में ये पार्टी बनी और इसका मिशन था मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक सियासी मंच दिया जहां से वो अपनी पहचान के लिए बात कर सकें। ब्रिटिश ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल मुसलमान मेजॉरिटी और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी। उनका कहना था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए, लेकिन हिंदू लोगों ने इसे डिवाइड एंड रूल कहा। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, जहां ब्रिटिश सामान का बॉयकॉट हुआ। लेकिन मुसलमानों ने देखा कि इस प्रोटेस्ट के पीछे हिंदू इंटरेस्ट्स ज़्यादा हैं। उनके दिलों में अलग रहने की सोच और मजबूत हो गई। 1916 में एक छोटी सी रोशनी चमकी, लखनऊ पैक्ट, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर कहा, हम दोनों हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला मिलकर करेंगे। ये पहली और आखिरी बार था जब हिंदूज और मुस्लिम्स एक प्लेटफॉर्म पर साथ आए थे। लेकिन वाइनब्रेंट लिखते हैं कि ये एक पॉलिटिकल ज़रूरत थी, ना कि दिलों की इत्तेहाद। 1919 के बाद, वर्ल्ड वॉर I के बाद दुनिया बदल गई। टर्की का खिलाफत खत्म हुआ और मुसलमानों में एक दुख और गुस्सा फैल गया। खिलाफत मूवमेंट का आगाज हुआ, जहां अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी ने भी मुसलमानों का साथ दिया, लेकिन ये साथ ज़्यादा देर नहीं चला। गांधी का नॉन वायलेंस मूवमेंट और मुस्लिम डिमांड्स एक दूसरे से अलग रहे। 1920s में एक सोच उभरी, एक नई ज़मीन, एक नई पहचान की सोच, और इस सोच को अल्फाज दिए अल्लामा इकबाल ने। 1930 के इलाहाबाद सेशन में इकबाल ने कहा, मैं चाहता हूं कि इंडिया के मुसलमान अपनी अलग टेरिटरी में अपने निज़ाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। यानी ये पहली बार था जब पाकिस्तान का ख्याल ज़बान पर आया। इकबाल ने मुसलमानों के ख्वाब को आवाज़ दी और जिन्ना ने उस ख्वाब को सियासत बना दिया। जिन्ना पहले कांग्रेस में थे, एक मॉडरेट लीडर जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी की पार्टी बन गई है, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अब मुसलमानों के लिए जगह नहीं बची।
1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को इग्नोर किया और ये जिन्ना के लिए फाइनल सिग्नल था। उन्होंने मुस्लिम लीग को नई रूह दी। वाइन ब्रंट लिखते हैं कि जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं बल्कि एक मूवमेंट बना दिया। 23 मार्च 1940 लाहौर का मीनारे पाकिस्तान का मैदान, लाखों लोग जमा हुए। जिन्ना ने कहा कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग कौमें हैं, उनकी तालीम, तहजीब और रिलीजन अलग हैं, उन्हें एक सरकार में जबर से नहीं रखा जा सकता। ये था लाहौर रेजोल्यूशन, जो बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से मशहूर हुआ, और यहीं से आज़ादी का सफ़र रस्मी तौर पर शुरू हुआ। ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर II के बाद समझा कि अब हिंदुस्तान पर हुकूमत मुश्किल है। माउंटबैटन प्लान बना और 14 अगस्त 1947 को एक नया मुल्क पैदा हुआ, पाकिस्तान। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये आज़ादी आसान नहीं थी। वाइन ब्रांट लिखता है, पार्टीशन के वक्त तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने हिजरत की और 1 मिलियन लोग कुर्बानी बन गए। ट्रेनों में लाशें, सड़कों पर फसाद, लेकिन आंखों में एक ही रोशनी थी, पाकिस्तान का परचम। जब पाकिस्तान बना तो दुनिया के लिए ये एक न्यू नेशन थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मुल्क था। ना पैसा, ना ऑफिसेज, ना ट्रेंड ऑफिसर्स। रेलवेज और इंडस्ट्रीज इंडिया में छोड़ी गईं। रेफ्यूजीज हर शहर में भर गए। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कैंप्स लग गए। पाकिस्तान एक आइडिया था जिसे लोगों ने खून से लिखा, लेकिन अब उसे सिस्टम में बदलना था। कायदे आज़म ने फर्स्ट गवर्नर जनरल के तौर पर कमांड संभाली। उनका पहला मिशन एक स्टेबल हुकूमत और एक इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, दिस स्टेट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू। यानी पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंसानियत का मुल्क था। 1948 तक पाकिस्तान को कई मसाइल ने घेर लिया। कश्मीर इश्यू उभर गया, इंडिया ने फंड्स रिलीज करने में डिले किया, रिफ्यूजीज की रिहाई और रिहैबिलिटेशन एक नाइटमेयर थी। फिर सिर्फ एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिन्ना के जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना कंपस खो दिया। लीडरशिप वैक्यूम आ गया। लियाकत अली खान ने मुल्क चलाया, लेकिन 1951 में वो भी शहीद हो गए और पाकिस्तान एक लीडरलेस शिप बन गया जो तूफान में इधर उधर हिलने लगी। 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना और पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। लेकिन ये दौर ज़्यादा नहीं चला। पॉलिटिशियंस के दरमियान लड़ाई, करप्शन और रीजनल डिफरेंसेस बढ़ गए। 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान ने पहली बार डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ कदम रखा। अयूब खान ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए, दुनिया में पाकिस्तान की इमेज इंप्रूव की, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल डिसेंट दब गया। दोस्तों, पाकिस्तान के दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों के दरमियान 1000 मील का फासला, लेकिन दिलों का फासला और भी ज़्यादा था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग कहते थे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, रिसोर्सेज उनके शहर के मुताबिक नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ज्योग्राफी नहीं, इनइक्वालिटी थी। वेस्ट में पंजाबी और उर्दू एलिट्स पावरफुल थे, ईस्ट में बंगाली लोग अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे। 1965 में इंडिया के साथ जंग हुई। ये जंग कश्मीर के इश्यू पर थी। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने दिखाया कि वो एक मजबूत फौज रखता है। मेजर अजीज भट्टी शहीद, MM आलम और पाक आर्मी के जवानों ने दुश्मन को जवाब दिया। वॉर ने पाकिस्तान में एक नेशनल प्राइड जगाई, लेकिन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेस भी बढ़ाया। जंग के बाद पीस टॉक्स हुई, लेकिन मुल्क अंदर से फिर टूटने लगा। ताशकंद एग्रीमेंट के बाद अयूब खान पर क्रिटिसिज्म बढ़ गया। लोगों ने कहा कि उन्होंने विक्ट्री को कॉम्प्रोमाइज़ में बदल दिया। इसी दौर में एक नया लीडर उभरा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उन्होंने अवाम को जज्बा दिया और उनका नारा गूंज उठा, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में अभी भी नाराज़गी थी। उनके लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट फार्मूला दिया, जो असल में ऑटोनॉमी की डिमांड थी। 1970 में पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस हुए। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने मेजॉरिटी जीत ली, वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो की पार्टी जीती। लेकिन पावर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, पॉलिटिकल टॉक्स फेल हो गईं और ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट और वायलेंस फैल गया। वाइन ब्रांट लिखता है, पाकिस्तान एक बार फिर अपने खिलाफ लड़ा। आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया और मार्च 1971 में सिविल वॉर जैसी सूरत बन गई।
दिसंबर 1971 में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में इंटरवेंशन की। दुनिया की तारीख ने देखा कि एक मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया और 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान ऑफिशियली बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान ने आज़ादी का पहला दौर खून से जीता और दूसरा खून से खोना पड़ा। कराची, लाहौर और ढाका के लोग रो रहे थे। एक सपना जो 1947 में पैदा हुआ था अब आधा रह गया था। 1971 के बाद पाकिस्तान ने अपनी पहचान दोबारा ढूंढनी शुरू की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लीडरशिप संभाली और कहा, वी विल बिल्ड अ न्यू पाकिस्तान। वाइन ब्रांड लिखता है, पाकिस्तान के लिए 1971 का साल सिर्फ हार नहीं था, एक नई शुरुआत भी थी। ये दौर था नई सोच, नई सियासत और नई उम्मीद का। 1947 से 1971 तक का सफ़र एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। एक मुल्क जो खून, मोहब्बत और कुर्बानी से बना और जिसे इम्तिहानों ने मजबूत बनाया। पाकिस्तान की कहानी आज़ादी से नहीं खत्म होती, ये तो उसी दिन से शुरू हुई थी। पाकिस्तान अंडर मिलिट्री रूल 1971 टू 1988 के बारे में कुछ बातें सुनते हैं। रात का एक पहलू है, हवा में पुरानी बातों की खुशबू है। आज हम उस दौर की कहानी सुनने जा रहे हैं जब पाकिस्तान एक नए दर्द, नए दौर और नई हुकूमत के ज़रिए गुजर रहा था। ये कहानी है सन 1971 से 1988 तक के उन सालों की जब मिलिट्री ने मुल्क की कमांड संभाली और आवाम ने अपनी तकदीर लिखने की कोशिश की। 1971 में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जख्म लाया। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश का नया नक्शा दुनिया के सामने आया। दिल टूटे, लोग रोए और आवाम ने पहली दफ़ा महसूस किया कि सियासत सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं होता, ये एक कौम की रूह का इम्तिहान भी होता है। इस दुख के बाद 20 दिसंबर 1971 को एक नया लीडर उभर कर आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उन्होंने आवाम को उम्मीद दी कि हम नए पाकिस्तान का आगाज़ करेंगे। भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। आवाम ने उन्हें मोहब्बत दी और वो मोहब्बत सिर्फ सियासत नहीं थी, वो उम्मीद थी कि कोई इनका दर्द समझता है। मगर जैसे हर कहानी में उजाला के साथ साया आता है, भुट्टो का दौर भी कंट्रोवर्सी से भरा था। नेशनलाइजेशन पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल अनरेस्ट। उन्होंने आवाम के लिए फ़ैसले किए, लेकिन कुछ फ़ैसले उनके खिलाफ भी गए। 1977 में जब इलेक्शंस आए तो ऑपोजिशन, पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शंस रिग्ड हुए। आवाम सड़कों पर निकल आई और फ़ौज ने देखा कि मुल्क फिर क्राइसिस में जा रहा है। 5 जुलाई 1977, एक रात जहां सब कुछ बदल गया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। भुट्टो को गिरा दिया गया और फ़ौज ने दोबारा मुल्क का कंट्रोल ले लिया। ज़िया का दौर लंबे अरसे तक चला। उसने 1985 में नॉन पार्टी इलेक्शंस करवाए, लेकिन असल ताकत अब भी मिलिट्री के पास थी। इकॉनमी थोड़ी बेटर हुई, पर समाज में डर और सेंसरशिप बढ़ गई। टीवी, न्यूज़पेपर्स और अदब सब फ़ौज के निगरानी में आ गए। 17 अगस्त 1988, एक दिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश ने सब कुछ बदल दिया। जनरल ज़ियाउल हक मर गए। उसके साथ एक दौर का खात्मा हुआ, एक ऐसा दौर जिसमें पाकिस्तान ने देखा कि ताकत का असलियत क्या होती है। 1971 से 1988 तक पाकिस्तान ने देखा दुख, ताकत और तब्दीली। डेमोक्रेसी डूबती रही, मगर आवाम का जज्बा कभी नहीं मरा। हर मार्शल लॉ के बाद आवाम ने खुद से कहा कि हम फिर से खड़े होंगे, हमारा पाकिस्तान फिर से रोशन होगा। ये था पाकिस्तान अंडर मिलिट्री रूल, एक दौर जो हमेशा याद दिलाता है कि ताकत जब आवाम से दूर होती है तो मुल्क सिर्फ ज़मीन नहीं रहता, वो एक ज़ख्मी कहानी बन जाता है। आज हम एक ऐसे दौर की कहानी सुनने जा रहे हैं जब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, ईस्ट और वेस्ट। एक तरफ कम्युनिज्म का लाल परचम था और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म का नीला झंडा। और इन दोनों के बीच एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान अपनी पहचान, अपनी कुदरत और अपनी जगह ढूंढ रहा था। 1971 पाकिस्तान ने अपना आधा जिस्म खो दिया। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। मुल्क की फिजा में उदासी थी, लेकिन एक जज्बा भी कि अब हमें खुद को दोबारा उठाना है। भुट्टो आए, उन्होंने कहा, हम नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो, ना ईस्ट का हिस्सा बने, ना वेस्ट का पपेट। लेकिन दुनिया एक जंग के दौर में थी, कोल्ड वॉर, और पाकिस्तान चाहकर भी न्यूट्रल नहीं रह सकता था।
1970s में दुनिया दो कैंप्स में बंद थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका। दोनों सुपर पावर्स हर मुल्क में अपना इन्फ्लुएंस चाहते थे और पाकिस्तान उनके बीच एक स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड बन गया था। भुट्टो ने एक बोल्ड स्टैंस लिया। उन्होंने चाइना के साथ दोस्ती मजबूत की और एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया ताकि मुल्क कभी फिर कमज़ोर ना बने। लेकिन वेस्ट, खासकर अमेरिका, इन पॉलिसीज से नाराज़ था। भुट्टो का कसूर ये था कि वो आज़ाद सोच रखते थे और आज़ाद सोच कभी सुपर पावर्स को पसंद नहीं आती। 1977 में पाकिस्तान में हालात बिगड़ गए। इलेक्शन रिजल्ट्स पर इल्ज़ाम लगा, ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और फिर एक रात एक जनरल ने कमांड संभाली। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और पाकिस्तान का नया दौर शुरू हुआ। ज़िया ने आवाम से कहा, हम सिर्फ 90 दिनों के लिए आए हैं, लेकिन ये 90 दिन 11 साल बन गए। ज़िया के दौर में इस्लामाइजेशन शुरू हुई। हुदूद लॉज, मीडिया सेंसरशिप और शरीयत कोर्ट्स, पाकिस्तान के डीएनए में रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स कर दिए गए। 1979 एक साल जिसमें सब कुछ बदल गया। दो बहुत बड़े वाक़यात हुए। पहला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। दूसरा, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब पाकिस्तान बन गया फ्रंट लाइन स्टेट ऑफ द वेस्ट। अमेरिका ने कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, अफगानिस्तान में कम्युनिज्म को रोकना है। पाकिस्तान ने अपनी सरहदों को अमेरिका के मिशन के लिए खोल दिया। CIA ने फंड्स दिए, ISI ने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए और अफगान जिहाद शुरू हुआ। दुनिया के हर कोने से फाइटर्स आए और पाकिस्तान जिहाद का मरकज बन गया। यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू हुआ, वेपन्स, ड्रग्स, एक्सट्रीमिज्म और फॉरेन इन्फ्लुएंस का। ये दौर पाकिस्तान के अंदर एक नई सोच लेकर आया, लेकिन इस सोच के नतीजे अगले 10 सालों तक महसूस हुए। अमेरिका ने ज़ियाउल हक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, पाकिस्तान के कॉफर्स भरने लगे, लेकिन सोसाइटी बदल गई। सिविलियन रूल रिस्टोर्ड 1988 टू 1999। 1988 में पाकिस्तान के आसमान पर एक नए दौर का सूरज उभरता है। एक लंबी मिलिट्री हुकूमत के बाद अवाम को उम्मीद मिली कि अब शायद ताकत वापस उनके हाथ में आएगी। डेमोक्रेसी वापस आई, लेकिन क्या असल हुकूमत भी अवाम के हाथ में गई? आज हम उस दौर की कहानी सुनेंगे जहां बेनज़ीर भुट्टो का जज्बा, नवाज शरीफ का उधार और इंस्टीट्यूशंस की टग ऑफ वॉर ने पाकिस्तान की तकदीर लिखी। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो फिर से वापस आईं। अवाम ने सोचा शायद इस बार सब ठीक हो जाए। उन्होंने फॉरेन रिलेशंस और इकोनॉमी पर काम शुरू किया। इंडिया के साथ टॉक्स हुई और अमेरिका के साथ टाइज इम्प्रूव हुए। लेकिन अंदर से पाकिस्तान में करप्शन के इल्ज़ाम दोबारा उठ खड़े हुए। ऑपोजिशन ने उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। बेनज़ीर के खिलाफ मुकदमात बने और 1996 में उनकी हुकूमत फिर से डिसमिस कर दी गई। 2 बार पावर मिली, 2 बार छीन ली गई और अवाम के दिल में फिर से मायूसी भर गई। 1997 में नवाज शरीफ ने वापस कदम रखा। इस बार उनका मिशन था ताकत अपने हाथ में लेना। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट पास कराया, जिससे प्रेसिडेंट के पावर्स कम कर दिए गए। वो कहना चाहते थे कि अब मुल्क के फैसले अवाम के हाथ में होंगे, मगर असल ताकत अब भी कहीं और थी। 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। चगाई के पहाड़ों में गूंज उठती है। ये वो लम्हा था जब अवाम ने फ़ख्र महसूस किया। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। लेकिन इसी दौर में इकॉनमी गिर गई। सैंक्शंस लगे और मुल्क में महंगाई बढ़ गई। फौज और सरकार के दरमियान खींचातानी शुरू हो गई। 1999 कारगिल, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और जंग छिड़ी, लेकिन इस बार एक शैडो वॉर थी, जिसे पूरा मुल्क नहीं सिर्फ कुछ जनरल्स लड़ रहे थे। नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान एक खामोश जंग शुरू हो गई। कारगिल ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान की इमेज दुनिया में डैमेज हुई। अक्टूबर 1999, जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की, फौज ने उन्हें ही हटा दिया। एक और मार्शल लॉ लग गया। अ रिटर्न टू द वर्ल्ड स्टेज 1999 टू 2008। ये कहानी है उन सालों की जब पाकिस्तान फिर से दुनिया के स्टेज पर आया, पर इस दफ़ा एक नए चेहरे के साथ। एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में छुपा हुआ लीडर, एक ग्लोबल वॉर जिसमें हम फ्रंट लाइन पर थे, और एक आवाम जो होप और कन्फ्यूजन के बीच झूल रही थी। यानी अ रिटर्न टू द वर्ल्ड स्टेज 1999 टू 2008। अक्टूबर 1999। इस्लामाबाद की हवा में एक अजीब सा सुकून था, मगर अंदर ही अंदर सब कुछ बदलने वाला था।
प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान टेंशन अपने चुराम पर थी। करगिल के जख्म अभी ताज़ा थे। और फिर एक रात ऐसी आई जब टेलीविजन स्क्रीन्स पर एक नई आवाज़ गूंजी, मैंने आर्म्ड फोर्सेस के जरिए मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है। पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कू। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहा और कह दिया कि उनका मिशन है पाकिस्तान को बचाना। आवाम में मिक्स जज्बात थे। कुछ लोगों ने खुशी से जश्न मनाया और कुछ ने कहा ये तो डेमोक्रेसी पर एक और दाग है। लेकिन मुशर्रफ कॉन्फिडेंट थे। उनका कहना था पाकिस्तान को अब मॉडर्न, स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव बनाना होगा। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क में 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए। दुनिया का नक्शा बदल गया। अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ वॉर ऑन टेरर शुरू की और पाकिस्तान, अफगानिस्तान का हमसाया नेबर, इस जंग का सेंट्रल प्लेयर बन गया। अमेरिका ने मुशर्रफ से कहा यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। मुशर्रफ ने एक टफ फैसला लिया। पाकिस्तान ने यूएस का साथ देने का ऐलान किया और तब से पाकिस्तान एक नई जंग में घुस गया जो न पूरी उसकी थी न पूरी किसी और की। फॉरेन एड जरूर आई, लेकिन साथ में अटैक्स, बॉम्बिंग्स और एक्सट्रीमिस्ट्स भी बढ़ गए। ट्राइबल एरियाज में फायर और स्मोक का मंजर आम था। सिटीज़ में फेयर का माहौल था। लोग कहते थे हम अमेरिका के दोस्त बने लेकिन अपने ही घर में दुश्मन मिल गए। एक तरफ जंग चल रही थी लेकिन पाकिस्तान एक दफ़ा फिर क्राइसिस में था। आवाम ने आवाज़ उठाई। मीडिया, लॉयर, स्टूडेंट सब यूनाइटेड हो गए। मुशर्रफ ने प्रेशर में आकर यूनिफॉर्म उतार दी। 2008 में इलेक्शंस हुए और सिविलियन गवर्नमेंट वापस आई। जनरल परवेज मुशर्रफ रिज़ाइन कर गए और एक चैप्टर ख़त्म हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गए एक मुश्किल लेगेसी। डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन दोनों साथ थे। उनका दौर हमेशा याद रखा जाएगा एक पैराडॉक्स के तौर पर। दोस्तों, 1999 से 2008 का ये सफ़र पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट था। एक तरफ टेक्नोलॉजी, मीडिया और इकोनॉमी ने नया रूप दिया, दूसरी तरफ टेरर, फियर और पॉलिटिकल अनरेस्ट ने अंदर से हिला दिया। मुशर्रफ का दौर हमें ये सिखाता है कि मॉडर्नाइजेशन बिना डेमोक्रेसी के अधूरी होती है और फ्रीडम बिना जस्टिस के बेकार। पाकिस्तान ने दुनिया के स्टेज पर ज़रूर दोबारा कदम रखा, लेकिन अंदर के ज़ख्म उस वक्त भी भरे नहीं थे। ये था अ रिटर्न टू द वर्ल्ड स्टेज 1999 टू 2008, पाकिस्तान के उन सालों की कहानी जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में थे और हर फैसला हमारी किस्मत लिख रहा था। ये मैप पाकिस्तान के नेचुरल फीचर्स दिखाता है, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स और डेजर्ट्स। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के ज्योग्राफी में हिमालयाज़, कराकोरम और हिंदुकुश के बुलंद पहाड़ हैं और इंडस रिवर सिस्टम किस तरह से पूरे मुल्क में जिंदगी लाता है। यानी पाकिस्तान के नक्शे में ज़मीन का उठाव, दरियाओं का फ्लो और क्लाइमेट जोन्स का ओवरव्यू मिलता है। पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, पेज 9। ये मैप मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज बताता है, जैसे प्रोविंसेस जैसे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और गिलगित बल्तिस्तान। इसमें इस्लामाबाद, कैपिटल, मेजर सिटीज़ जैसे लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर और बॉर्डर्स इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना दिखाए गए हैं। यानी ये पाकिस्तान का ऑफिशियल स्ट्रक्चर समझाता है। ये मैप उन एंशियंट सिविलाइजेशनल साइट्स को शो करता है जो पाकिस्तान के एरिया में मिले हैं, जैसे मोहनजोदारो, हरप्पा, मेहरगढ़ और तकसीला। इन साइट से पता चलता है कि पाकिस्तान का इलाका वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस का घर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BCE यहाँ उभरी थी। सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के एम्पायर और उनके रूट्स दिखाए गए हैं। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया इन्वेड किया था 326 BCE, तो उसका सफ़र मॉडर्न डे पाकिस्तान के इलाकों स्वाट, तकसीला और इंडस रिवर के किनारे तक पहुंचा था। ये मैप दिखाता है कि अलेक्जेंडर का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन तक आया था। पाकिस्तान, born in struggle, standing in pride. One nation, one dream, one Pakistan. Our roots are deep, our spirit unbreakable. This is Pakistan. From the echoes of history to the heartbeat of today, Pakistan lives in every story we tell, every dream we chase. हर सांस में बसी है इस धरती की खुशबू, हर दिल में जलता है पाकिस्तान का रोशनू। वक्त के तूफान भी झुका न सके इस कौम को, हम वो लहर हैं जो दरिया बदल देती है। जिधर देखो ऊंचाइयां हैं, उम्मीदें हैं, यही है पाकिस्तान जहां ख्वाब जीते जाते हैं। न रोशनी से डरते हैं, न अंधेरों से घबराते, हम वो चिराग हैं जो हवाओं में भी जलते हैं। मिट्टी ये अजीज, जज्बा ये जवां,
हर दिल में बसता है मेरा पाकिस्तान। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। पाकिस्तान के नाम लिखी हर दुआ उम्मीदों का सितारा बन जाए सदा। यहाँ दिल भी जवां है, ख्वाब भी आज़ाद, ये पाकिस्तान है जहाँ हर दिन नया इरादा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। by Team Pen Gravity, exploring Pakistan's past to understand its future.